तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। जब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं तो चार्ल्स लॉ का ये वाला ग्राफ जो है ये इसका ठीक है ग्राफ। और जब टेम्परेचर, अब यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लिया हो, जब टी के साथ कुछ ना लिखा हो तो केल्विन में है। मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो लाइन इस एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी, केल्विन में लेंगे तो ओरिजिन पे कट करेगी। कीप इन माइंड, क्योंकि जब आप लोग इसी ग्राफ को, इसी लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ये टेम्परेचर वाले एक्सिस को 0 केल्विन पे जाके कट करती है। A gas heated in such a way that its temperature and volume both are doubled, pressure becomes। तो आप लोगों को ये आसानी से, मैं इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ कि ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। आप लोग क्या करें, इफ गैस इज हीटेड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ आर डबल, टेम्परेचर भी डबल किया है, वॉल्यूम भी डबल किया है, प्रेशर क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग इस चीज का रेसिप्रोकल लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, मतलब रिमेन सेम। उसके बाद लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ये है। उसके बाद द वॉल्यूम पोजेस्ड बाय 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ए की वैल्यूज याद रखना पड़ेगी। तो आप कितनी, क्योंकि ये टेबल में दी हुई है, लिटरेचर से लेना होती है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आप लोगों के पास है एवोगाड्रो लॉ। There is a temperature change of 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द चेंज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, इसको जरा समझें आप लोग कि हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर में। याद रखें, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में एक यूनिट का इजाफा हो तो केल्विन में भी 1 यूनिट का इजाफा होता है, याद रखें। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 1 यूनिट का इजाफा हो तो फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का इजाफा होता है। 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का, याद रखें। 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट को दूसरा 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखें। अब चूंकि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में जो इजाफा है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 केल्विन टेम्परेचर में इजाफा करें तो फ़ारेनहाइट में कितना इजाफा होगा, जितना ये हुआ है बिल्कुल सेम, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 9/5 1.8 आता है। अब दूसरा है कि अगर हम लोग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का इजाफा करें तो वो इजाफा जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में कितना होगा, याद रखें, वो 5/9 होगा। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में इजाफा करें तो केल्विन में या सेंटीग्रेड में जो इजाफा है वो आपके पास आएगा 5/9 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड या 0.55। वो 0.55 कैसे आया, हम लोगों ने 5/9, वो 0.55 बनता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे है कि टेम्परेचर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा किया, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, 20 से मल्टीप्लाई कर दी तो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 20, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 20, वो ए एंड बी, ये आपके पास ऑप्शन है। याद रखें कि एक ऑप्शन देख के, बहुत दफा ऐसा होगा कि एक ऑप्शन देख के आप लोग खुश हो जाएंगे, और आप लोग जब खुश हो जाएंगे एक ऑप्शन देख के तो फिर आप लोग उसी को टिक कर देंगे। मुमकिन है एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ बताई है, ये चीज अच्छे से आप लोग जिन में रखें। अच्छा, उसके बाद है जी, टेम्परेचर ऑफ 16 डेसीमीटर क्यूब वाज इंक्रीज फ्रॉम 200 केल्विन टू 400। ज़ाहिर है टेम्परेचर डबल किया है तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी डबल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कि 2.2 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर। तो आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की थी कल के, डॉक्टर इमरान साहब ने जो आपको लेक्चर सेंड किए मोल वाले वो सुने आप लोग लेक्चर, लेकिन उसमें मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो है ना वो बता देता हूँ। आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू mass over molar mass। number of mole is equal to number of particles over Avogadro number। number of mole is equal to given volume over
मोलर वाले वीएम, ये फार्मूले। सपोज अगर किसी क्वेश्चन में आपको मैथ दिया गया है और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आप फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए इसमें कितने फार्मूले बन गए, इसमें मैं आपको फार्मूले बताना चाहता हूँ। ये टोटल आपके पास कितने फार्मूले बन गए। पहला फार्मूला ये बन गया n इज इक्वल टू एम ओवर एम। दूसरा फार्मूला आपके पास बन गया m इज इक्वल टू n ओवर एन ए। तीसरा फार्मूला आपके पास बन गया n ओवर एन ए इज इक्वल टू v बाई वी एन। ये फार्मूले बन गए। और फिर क्या है, आप n को m ओवर m की इक्वल रख सकते हैं, n को n ओवर n a की इक्वल रख सकते हैं, n को v ओवर वी एम की इक्वल रख सकते हैं। जाहिर है अब आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं, आपको पता है क्या चीज दी गई, क्या फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास मैथ दिया गया है, वॉल्यूम फाइंड करना है। एक चीज काबिल जिक्र है, इस फार्मूले में जितनी भी चीजें बटे में दी गई है वो कांस्टेंट है। ये मोलर मैथ भी किसी खास गैस के लिए कांस्टेंट होता है, एवोगैड्रो नंबर वैसे ही कांस्टेंट है, मोलर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। लेकिन मोलर वॉल्यूम के बारे में याद रखना है, एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, आरटीपी पे रूम टेम्परेचर पे 24 डेसीमीटर क्यूब। यही यहाँ दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है 2.2। जाहिर है ये फार्मूले में आप लोग फार्मूला हम क्या लगाएंगे, m ओवर m इज इक्वल टू v बाई वी। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप सैकड़ों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस एक फार्मूले को ज़हन में रख के। बस आपको ये पता होगा क्या चीज दी गई है, क्या फाइंड करनी है। अब मैथ इन ग्राम दिया हुआ है 2.2 किलोग्राम है, तो ग्राम में चेंज करें, बन गया 2200 डिवाइडेड बाई, आप लोगों के पास मोलर मैथ कार्बन का 44 है, उसके बाद आप लोगों के पास वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, जबकि मोलर वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर 24 होता है। तो ये उससे मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास 50 बनेगा इसका आंसर, और 50 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 बनेगा। ये इस तरीके से आसान है समझाने में, जरा मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया हो ताकि इस तरह के और क्वेश्चन है तो आप आसानी से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, वो बता चुका हूँ। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन जो करवा चुका हूँ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब, ये भी वही क्वेश्चन है जो प्रेशर टेम्परेचर वाला है। ऑल हायर टेम्परेचर आइसोथर्म मूव अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं, यहाँ इन्होंने सिर्फ लिखा है वॉल्यूम। ज्यादा टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं, इस वजह से इन्होंने ये है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन 2 दफा आया है, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे नीचे फिर आया है। ये तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज करते हैं हायर टेम्परेचर पे, इस वजह से आइसोथर्म दूर चला जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट इज इन, कोई भी गैस हो, गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी। विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा ग्राफ ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, मतलब इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ है, तो ये वाला प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ये वाला ग्राफ ठीक है। मैंने सारे ग्राफ आपको पढ़ा दिए, एक दफा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर वही क्वेश्चन है कि टेम्परेचर ज्यादा करें तो एक्सेस से दूर क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा करने से प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं। एक बात जो जेहन में आती है ना, वो ये हो सकती है, बच्चे सोचेंगे कि हम लोग तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ रहे हो तो प्रेशर तो कांस्टेंट होता है। ये स्टोरी ये नहीं है। आइसोथर्म का मतलब है कि बॉयल्स लॉ की बात हो रही है, और बॉयल्स लॉ में आपने T1 टेम्परेचर रख के एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करना है। क्या मतलब, प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज पे वॉल्यूम की डिफरेंट वैल्यूज मालूम करनी है, प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज पे, और उनका ग्राफ ड्रा करना। एक ग्राफ आ गया, फिर आपने टेम्परेचर कोई हायर टेम्परेचर फिक्स कर लेना, और उस हायर टेम्परेचर पे प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वॉल्यूम की वैल्यूज आपने करनी। जब टेम्परेचर हाई करेंगे ना, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो आइसोथर्मस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस बात का मतलब ये है कि एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हुए आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, वन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए। समझ आ गई। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट पर डिपेंड करता है, कौन से यूनिट्स ले रहे हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये जो भी है, ये आप कर चुके हैं।
यहाँ पे आप लोग देखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। आप देखें ना, अगर आप वॉल्यूम भी फिक्स करें, नंबर ऑफ मोल भी फिक्स करें, तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आप लोग, मैं आप लोगों से ये पूछ भी सकता हूँ कि सपोज आप लोगों की गैस जो है वो किसी सिलेंडर के अंदर बंद है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वॉल्यूम हमने गैस जितनी एनक्लोज है ना उसका मैच फिक्स किया, ऊपर से एयर पंप से और गैस नहीं डाल रहे हैं और पिस्टन भी फिक्स किया हुआ है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? स्पीड बढ़ती है ना, स्पीड बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। याद रखें ना, अभी मैं बता चुका हूँ कि जो प्रेशर बेसिकली होता है ना वो होता है collision ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, एक बात, और दूसरी बात एक सेकंड में collision कितने हो रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे collision की तादाद बढ़ेगी स्पीड बढ़ने की वजह से। ये फिर वही क्वेश्चन है पहले बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन, आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितना होगा, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि T/273 इंटू इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ टेम्परेचर 100 कह रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कह रहे हैं जी 546, ये होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये 100 है, ये करेंगे आपने तो 200 का इजाफा होगा, 546 पहले है, 746 हो जाएगा। ये क्वेश्चन करवा चुके। T/273 आप ओरिजिनल वाली 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273 केल्विन आपको पाई वॉल्यूम ऑफ दिस द प्रेशर मस्ट बी। तो ये बात हो रही है एक मोल जो है ना, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है एसटीपी पे एक मोल 22 है, ये 4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपको पाई करता है, ये 2 मोल है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात हो रही है 180। ये वही है, फिर प्रेशर और वॉल्यूम डबल करें तो एसआई यूनिट इसके पास्कल है। ये है 500 ml ऑफ, ये आपके पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ आपने अप्लाई करना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये करना आसानी से। ये क्या है, सिर्फ ये है कि टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें और चार्ल्स लॉ का फार्मूला लगा दें, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, V2 ओवर T2 वो लगा दें फार्मूला, सिर्फ टेम्परेचर को केल्विन में। तो आंसर इसका 268 आता है, ये नहीं आता, ये 283 268 आता है। याद इफ प्रेशर ऑफ वन मोल ऑफ ए गैस, ये वही क्वेश्चन है जो आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको कर देंगे। ये कुछ हिंट यहाँ इंपॉर्टेंट हिंट जो आप लोगों को दिए हैं वो जिन में रखें आप लोग। बड़े इंपॉर्टेंट हिंट दे चुका हूँ, प्रेशर की चेंज के साथ वॉल्यूम और टेम्परेचर की चेंज कैसे होती है। अब ये देखो, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एट सी लेवल at 0 degree centigrade, oxygen gas was collected over water. Partial pressure of oxygen in cylinder is। अब याद रखें, मैं आपको थोड़ा सा अगर पिछली स्लाइड पे लेके जाऊं तो मैं आपको कुछ वहां पे बताना चाहता हूँ। ये जो आप लोगों के पास अरेंजमेंट बना है ना, जरा ये समझिएगा, ये अरेंजमेंट आप लोग समझिएगा बच्चों, प्लीज मेरी बात सुनिएगा जरा। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि मोइस्ट गैस का जो प्रेशर है वो ड्राई गैस का प्रेशर प्लस वाटर के प्रेशर के इक्वल होता है। अगर आप लोग ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो वाटर वेपर के प्रेशर की तरफ जाके माइनस कर देते हैं। अब यहाँ देखें, ड्राई गैस का प्रेशर जो है ना वो मोइस्ट गैस के प्रेशर माइनस वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। वाटर का वेपर प्रेशर तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये जो मोइस्ट गैस का प्रेशर है ये कैसे फाइंड करते हैं? तो ये फाइंड करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। बैरोमीटर लगा देते हैं, जैसे थर्मामीटर किसी कमरे में आप लगाते हैं ना टेम्परेचर नोट करने के लिए, बैरोमीटर किसी कमरे में एयर प्रेशर नोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ये मोस्ट गैस का प्रेशर होता है ना ये 760 टॉर के लगभग होता है, ये ध्यान में रखने हैं आप लोग। मोस्ट गैस का प्रेशर 760 टॉर के लगभग होता है।
क्योंकि मैं आप लोगों को ये वही सेंटेंस लिखा हुआ है कि जब गैस वाटर को नीचे धकेल रही होती है ना, एक खास हद तक तो गैस वाटर को नीचे धकेलती है, उसके बाद गैस मजीद वाटर को नीचे नहीं धकेल सकती, क्योंकि इधर साइड पे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो हवा का प्रेशर है उसने ऑक्सीजन के प्रेशर को बैलेंस किया हुआ है। तो ये जो इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर है ना, वो दरअसल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 टॉर होता है। तो 760 टॉर्क से कुछ माइनस करते हैं तो हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर बनता है। इसका मतलब है ड्राई गैस जो है ना, वो हमेशा 760 टॉर्क से कम होगी, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं। ये वजह है कि लेस देन 760 लिखा हुआ है। बात समझिए जरा, जब भी गैसेस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वाटर के वेपर का प्रेशर माइनस करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 टॉर होता है, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर आएगा। जब माइनस करेंगे तो जाहिर है उसका आंसर जो है वो 760 से कम ही आएगा आप लोगों के पास। At room temperature ratio of root mean square velocity of methane and oxygen is। अब याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चन है ना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पास सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप जो मोलर मैसेज है ना, इनके मोलर मैसेज लें, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फार्मूला है मैं आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास है कि 3RT/m। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फार्मूला है। तो हम लिख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास जो है ना, वो मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे एक और बात आप लोग ध्यान में रखें, ये ग्राहम्स लॉ भी तो यही है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप ग्राहम्स लॉ भी समझ सकते हैं, इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का बच्चों तरीका ये होता है कि उन्होंने पूछा है कि मीथेन और ऑक्सीजन गैस में क्या रेशियो होगी। तो आप देखें कि उनका मोलर मास लिखा और मोलर मास का आप लोग जो है वो स्क्वायर रूट ले, मोलर मास का स्क्वायर रूट ले। पहले इनको वैसे डिवाइड करें स्क्वायर रूट लिए बगैर, इनको 16 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, 2 आ गया, इनका स्क्वायर रूट ले, तो आपके पास बनेगा 1:1.4, सॉरी 1.41:1। ये बनेगा जी सी ऑफ, जाहिर है जो मीथेन गैस है वो तेज भागती है ना, तो 1.41:1 बनेगा। फार्मूला यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, मीथेन गैस का, और ये फार्मूला आप बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल करेंगे, मीथेन गैस का, और नीचे आप लिखेंगे जी किसका, ऑक्सीजन का। जब दो गैसेस का कंपैरिजन हो, यहाँ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन लिखें डिवाइडेड बाई यहाँ मोलर मास ऑफ मीथेन लिखें, और उनका आप स्क्वायर रूट ले लें। ये क्या बना, 32/16। ये क्या बना, ये बना 2/1, और 2/1 का स्क्वायर रूट अगर आप लोग लेंगे क्या बनेगा, 1.41/1। ये क्या है जी, मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का रेट ऑफ। ये करने का कोई शॉर्टकट भी है जी, बिल्कुल शॉर्टकट है। शॉर्टकट सुन ले जरा, इसका शॉर्टकट क्या है। दो गैसेस जब आपके पास दी हुई है, आप उन दो गैसेस के मोलर मास फाइंड करें, वो तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब आपके पास मोलर मास आ जाएंगे, आप उन मोलर मास का स्क्वायर रूट ले लें। जब आप उनका स्क्वायर रूट ले लें, उसके बाद आपको तो ये पता है कि जिसका मोलर मास कम है वो ज्यादा तेज भागेगी,
तो वो जो आपके पास नंबर आया ना दोनों, उसमें से ज्यादा वाला नंबर जो है वो कम मोलर मैस वाले का होगा और कम वाला नंबर ज्यादा मोलर मैस वाले का होगा। ये आप लोगों ने शॉर्टकट जो है वो याद रखना। मैं मतलब दोबारा आपको बताता हूँ, सपोज यहाँ पे मिथेन की बात थी और बात थी ऑक्सीजन की, तो हमने क्या किया, हमने इस रेशियो में से पहले तो 16 पे डिवाइड किया, तो उसके बाद इनके स्क्वायर रूट ले लिए और अब डिसाइड ये करना था कि 1.41 किसका होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसका मोलर मैस कम है उसका होगा। ये मीथेन का है और ये ऑक्सीजन का है। इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी तरह अटेम्प्ट करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट भी है। आगे जरा हम अगर चलें, ऑर्गन हैज वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि इसकी पोलैरिटी कम है या पोलराइजेबिलिटी कम है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, उसको हम लोग कहते हैं हमारे पास वो क्रिटिकल टेम्परेचर, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो जो गैस, अगर गैस होगी नॉन पोलर तो हम लोग पोलराइजेबिलिटी का जिक्र करेंगे, गैस पोलर होगी तो पोलैरिटी का जिक्र करेंगे। तो यहाँ चूंकि ये ऑर्गन है, ये नॉन पोलर गैस है, तो हम कहेंगे इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। यहाँ पोलराइजेबिलिटी में पोलैरिटी लिखा, पोलैरिटी कम है, इस वजह से इसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है। इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, एक मैं कह रहा हूँ ना कि क्रिटिकल टेम्परेचर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ ये ध्यान में रखें, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा गैस इतनी आसानी से लिक्विड में चेंज होगी, बाकी सारी बातों को भूल दें। अब ये आपको सेंटेंस रास्ता दिखाएगा कि आपने किधर किधर जाना है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो लिक्विड में आसानी से चेंज होगी। अब लिक्विड में जब कोई गैस आसानी से चेंज होती है, इसका मतलब पोलर गैस है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आसानी से डेवलप हो सकती है। तो ये सेंटेंस आपको खुद रास्ता दिखाएगा। अंडर सिमिलर कंडीशन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें दोनों का मैस 28 है, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल होगा। हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज शोन बाई, इसका मोलर मैस 64 है, इसका 71 है, इसका 44 है, इसका 28 है। जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ फिर क्वेश्चन देखिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, डिफ्यूजेस इन 10 मिनट्स, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप जरा देखें, दो गैसेज है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। मैंने क्या कहा है आप लोगों को, ये है जी दोनों का रेशियो लें, 2 into 32 है। तो अब ये क्या बनेगा, 1 into 16 बनेगा जब 2 पे डिवाइड करेंगे, तो क्या रूट लेंगे, 1 into 4 बनेगा। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है जो ज्यादा वाला नंबर है वो कम मोलर मैस वाले का है। हाइड्रोजन गैस 4 गुना ज्यादा तेज भागती है ऑक्सीजन से, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है हाइड्रोजन 4 गुना तेज भागती है। इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन गैस जो है, और इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन 4 गुना कम है, कम भागती है। तो अगर इसको 10 मिनट लगेंगे ना, इसको 40 मिनट लगेंगे। ये तरीका इस्तेमाल करना है। क्या तरीका इस्तेमाल करना है, दोनों गैसेस के मोलर मैस लिख के उनका स्क्वायर रूट लें। जो ज्यादा वाला नंबर है वो कम मोलर मैस वाली गैस का होगा और कम वाला नंबर ज्यादा मोलर मैस वाली गैस का होगा। इसका मतलब है कि ये 4 गुना तेज भागती है, ये या ये कहेंगे कि ये 4 गुना स्लो है उससे। तो अगर इसको 10 मिनट लगे हैं ना डिफ्यूज करने में, तो जाहिर है ऑक्सीजन को ज्यादा टाइम लगेगा डिफ्यूज करने में। रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इन द मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 4 ग्राम हीलियम। तो क्या नंबर ऑफ मोल 4 ग्राम हाइड्रोजन में इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 2, और इसमें कितने नंबर ऑफ मोल, 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करें, मैस और मोलर मैस। तो हाइड्रोजन का जो मैस 4 दी हुआ है, इसका मोलर मैस 2 है, 4/2 2 आ गया। हीलियम का मोलर मैस भी 4 होता है, 4/4 1 आ गया। अब अगर हीलियम का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ 3, ये आपके पास सी आ गया। Which are the following gas has highest critical temperature? कौन सी गैस आसानी में लिक्विड में चेंज हो सकती है, अमोनिया, क्योंकि पोलर गैस है। What pressure is exerted by 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 14 ग्राम नाइट्रोजन? ये PV is equal to nRT।
ये वो फार्मूला लगा के निकालना है आप लोगों ने। प्रेशर वॉल्यूम दिया, वो सिर्फ ये है नंबर ऑफ मोल जो है ना वो टोटल करने हैं। एक मोल ये है और आधा मोल ये 1.5, एन की जगह पे 1.5 मोल पुट करना है, एन की जगह 1.5 मोल पुट करेंगे। उसके बाद देखें जी, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर देन अननोन गैस, द मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज। अब ये देखें कि हाइड्रोजन गैस 4 गुना तेज भागती है, तो इसका ये तरीका सुन ले जरा। हाइड्रोजन 4 गुना तेज भागती है किससे जी? अननोन गैस से। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो पहले काम किया है ना उसका रिवर्स आप करेंगे। उसका रिवर्स क्या है, इन दोनों का स्क्वायर ले, ये 16 है और ये 1 है, याद रख उनका स्क्वायर लिया, ये 16 है और इसका स्क्वायर 1 है। और आप इनको चूंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 है, ये आपके पास बनेगा 32, उसका मोलर मास 32 होगा। रिवर्स तरीका इस्तेमाल किया है। क्या तरीका इस्तेमाल किया हम लोगों ने, 4 गुना तेज भागती है तो हमने 4:1 लिखा, स्क्वायर लिया, और फिर हाइड्रोजन का जो मोलर मास जो हमें मालूम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके जो ज्यादा वाला मास है ना वो उस अननोन गैस का है, जाहिर है ये तो हाइड्रोजन का है। ऊपर हमने किया उसको उल्ट इस्तेमाल किया, 32 है। इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर। अब इक्वल मास, अब इसमें दोबारा बेटा इस तरह की कोई भी क्वेश्चन याद रखें, ये जो है ना आप लोगों के पास इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक जैसा तरीका होगा। आप मैथ्स लें जी, इसका मोलर मास 16 है और इसका मोलर मास है 2, मीथेन का 16 है, हाइड्रोजन का 2 है, ठीक है ना। अब जरा देखें, उन्होंने ये कहा है कि अगर दोनों के इक्वल मास ले, अब देखें 16 मोल जो है यानी 16 ग्राम मीथेन ले लें, 16 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, इक्वल मास लेना है, 16 ग्राम मीथेन 16 ग्राम हाइड्रोजन, और करें कि आप लोग उनको नंबर ऑफ मोल बना लें। मीथेन के नंबर ऑफ मोल 1 बनेगा, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल 8 बनेंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है, मीथेन का पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों के मोलर मास लिख ले, और जिसका ज्यादा मोलर मास है दूसरे को भी उतना ही कंसीडर करें, कम वाले को उतना ही कंसीडर करें, क्योंकि इक्वल मैसेज की बात होगी, ऐसे क्वेश्चन में इक्वल मैसेज की बात होगी, दूसरे को भी इतना ही कंसीडर करें। और फिर क्या करें, उनके नंबर ऑफ मोल बना लें। तो इस तरह आप पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह का फर्ज दिया, वो कहते हैं जी कि ऑक्सीजन और मीथेन के इक्वल नंबर ऑफ मोल लिए, बताएं ऑक्सीजन का या मीथेन कितना पार्शियल प्रेशर होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैस पता होना चाहिए ना, मोलर मैस। ऑक्सीजन का 32 है, मीथेन का 16 है। सबसे पहले जो कम वाला है उसको भी, क्योंकि इक्वल मैस की बात, उसको भी 32 कंसीडर करें। ये ऑक्सीजन था ना, ये मीथेन था, कम वाले को भी हमने उतना ही कंसीडर किया और फिर उनके नंबर ऑफ मोल बना दिए, मैस और मोलर मैस। ये 1 है और इसके मैस गिवन 32 है, डिवाइडेड मोलर मैस 2 है, 16 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1:2। तो अब नंबर ऑफ मोल आ गए तो आप पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीजन का फाइंड करना है तो 1/3, मीथेन का फाइंड करना है 2/3। तो ये तरीका, सारे इस तरह के क्वेश्चन पे यही तरीका रह जाएंगे। N2H4 and O2 have same rate of diffusion because, भाई इनकी मैथ सेम है ना, मोलर मैथ सेम है, इनमें नंबर ऑफ मोल भी सेम है, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर मैथ सेम है, सब कुछ सेम होगा। ऑल ऑफ प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस, उसका मैथ 0 नहीं होता, ये आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पे अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
एक गुब्बारे के अंदर मीथेन गैस भरी हुई थी। आपने उस गुब्बारे में एक सुई के साथ सुराख किया और उसको हाइड्रोजन गैस की एटमॉस्फेयर में डाल दिया। अब मीथेन गैस बाहर आ रही है, हाइड्रोजन गैस अंदर जाना चाहती है, क्योंकि तो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जल्दी जल्दी अंदर जाएगी तो गुब्बारा बड़ा होता जाएगा। कीप इन माइंड। थोड़ा सुई से सुराख किया ना और उसको हाइड्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में डाल दिया। अब यहाँ देखें, एक बात बच्चों मेरे ज़हन में रखें, इस क्वेश्चन से ये हिंट आप लोगों ने प्लीज याद रखने। जो हिंट मैंने आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करने के लिए दिया है वो हिंट आप लोगों ने याद रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो आपको प्रेशर टेम्परेचर वाला टेबल बना के दिया है वो याद रखें। उसके बाद एक हिंट ये भी याद रखें, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा ना वो पार्शियल प्रेशर कम एक्सर्ट करेगी। जैसे कि यहाँ मीथेन और हाइड्रोजन का कंपटीशन था, तो मीथेन ने जो पार्शियल प्रेशर किया 1/9 है और जो हाइड्रोजन का था वो 8/9 होगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल 8 थे। जिसका मैस जितना ज्यादा होगा इतना कम पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ये एक अगर मैं यहाँ पे हिंट आप लोगों के सामने बना देता हूँ कि ग्रेटर मोलर मास लेसर पार्शियल प्रेशर, ये जिन में रख लीजिए। यहाँ से सीखा भी है, एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ, ये जिन में रखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उसी के रेलिवेंट है। SO2 O3 O2CH4, इसका मैस है जी 16, इसका 32 है, इसका 48 है, इसका 64 है। कहते हैं जी पार्शियल प्रेशर अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो किसका पार्शियल प्रेशर किस तरतीब में होगी? जिसका मैस मोलर मैस सबसे कम है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसका सबसे ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो ये वो तरतीब है। कीप इन माइंड, ये हिंट ज़हन में रखें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू, आपको पता है ना, आपको करवा चुका हूँ कि तमाम गैसेज की वजह से होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाई, अब ये आप लोग PV इक्वल टू nRT जो है वो लगा के निकाल दें। Oxygen gas diffuses at a rate of 10 centimeter cube under the same condition. How fast will hydrogen gas diffuse? अब ये क्वेश्चन उसका उल्ट है, तो कैसे उल्ट है? मोलर मास ऑक्सीजन का 32 है, हाइड्रोजन का 2 है, रेशो ले 16:1, स्क्वायर रूट ले 4:1। ये मोलर मास ऑक्सीजन का उससे शुरू हुए थे। एंड पे जो आंसर आया ना रेट ऑफ डिफ्यूजन का, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का है, याद रखें। ज्यादा वाला नंबर हाइड्रोजन का है। वापस जाते हुए ये ऑक्सीजन का नंबर था, इधर आते हुए ये नंबर किसका बन गया? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन 4 गुना तेज डिफ्यूज करती है। अगर ऑक्सीजन 10 सेंटीमीटर क्यूब डिफ्यूज करेगी इतने टाइम में, हाइड्रोजन 40 करेगी, 4 गुना ज्यादा। कोई मुश्किल नहीं है, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग कर लेंगे, आई बिलीव। Which of the following relationship can be verified with general gas equation? आप देखें जी, PV is equal to nRT। अगर गैस के नंबर ऑफ मोल भी फिक्स कर दें और जनरल गैस कांस्टेंट भी फिक्स कर दें तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई, कांस्टेंट इनटू ये हमारे पास बन गया T। जब हम लोग प्रोपोर्शनल की साइन और ये इक्वल और खत्म करेंगे, हम कहेंगे PV इज प्रोपोर्शनल टू T। एक रिलेशनशिप तो ये आ गया। और हम देख भी चुके हैं टेम्परेचर क्यों जो ज्यादा करते हैं ना, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज बढ़ती हैं, इनका प्रोडक्ट बढ़ता है। ये तो उसकी लॉजिक हो गई, लेकिन इक्वेशन के मुताबिक ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। ये क्या है? वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड करें, तो P इज इक्वल टू N/V RT। N/V, N/V की
एन और वी क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो कंसंट्रेशन को कहते हैं। क्या बना? C इंटू आर टी, तो यहाँ P बना। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बीच में निकालते हैं तो प्रोपोर्शनल की साइन आ जाती है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी आ गया यहाँ पे। और डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों के पास, ये मैं आपको नहीं करवा सकता, सॉरी, तो ये आप लोग खुद से यू विल कीप इन माइंड दिस एक्सप्रेशन डेंसिटी वाला, वो मैं आप लोगों को नहीं करवा चुका। वो डेंसिटी है प्राइम मिनिस्टर रिटायर्ड, प्राइम मिनिस्टर रिटायर्ड, इसके इक्वल है डेंसिटी। अब आर टी को आप इधर लेके आना, तो आर टी को क्या बना? टी आर टी इज इक्वल टू टी एम। अब आर बीच में से निकाल दें तो पी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये सारे रिलेशनशिप जनरल गैस इक्वेशन के हैं। बच्चों आप कहेंगे कि हम लोग ये कैसे याद रखें? इससे मुश्किल और क्वेश्चन, इससे अच्छे क्वेश्चन और बन नहीं सकते। ये सारे रिलेशनशिप आप लोगों ने याद रखने हैं, कोई इशू नहीं है। एक आध इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का जो फार्मूला है गैस के मॉलिक्यूल का, वो है 3/2 nRT, nRT, ये फार्मूला ध्यान में रखिए। 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है, 14/28 0.5 आ गया, तो नंबर ऑफ मोल 0.5 है। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू थी 8.31, ये आर की वैल्यू है। टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 400 हुई। और जब इसका आंसर निकालेंगे ना, वो आएगा जूल में, उसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो किलो जूल बनेगा। और आंसर ये मुश्किल नहीं है, आप लोग इतना मैथ आप लोग मल्टीप्लाई हाथ से भी कर सकते हैं। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये जो भी आपको फार्मूला बताया था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? 3RT और m के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हीलियम इज 2 टाइम देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस। ये हीलियम है, ये अननोन गैस है एक्स। हीलियम का अननोन गैस से कितने गुना ज्यादा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज 2 टाइम्स देन अननोन गैस। यानी हीलियम का रेट जो है ना अननोन गैस से 2 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ 2, यहाँ आ गया 1। फिर क्या करेंगे आप लोग? उल्ट करना है। अब याद रखिए, अब मोलर मास की बात हो रही है। अब ले स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कितना है जी? स्क्वायर ले 4 × 1। अब हीलियम का जो मोलर मास है उससे दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 16, यहाँ सॉरी 4 16। अब ये जो ज्यादा वाला ना, ये उस गैस का मोलर मास है, 4 वाला तो हीलियम का। बच्चों ये सुन ले, ये प्लीज 1-2 क्वेश्चन करके लाजमी मुझे आप लोगों ने फीडबैक देना है कि ये तरीका आपने लगाना है। हीलियम है, ये अननोन गैस है। हीलियम 2 गुना तेज भागती है अननोन से, ये 2 1 आ गया। अब आप इनका लेंगे स्क्वायर, आप लोगों ने स्क्वायर ले लिया, और फिर जो हीलियम का मोलर मास है ना उससे मल्टीप्लाई कर दोनों को, 4 से किया, ये आ गया। अब इसमें जो ज्यादा नंबर आया है ना वो होगा उस गैस का, और वो गैस है जी मीथेन। उसका उल्ट तरीका जब लेक्चर सुनेंगे ना बाद में तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी। द गैस व्हिच हैज मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट रूम टेंपरेचर, जिसका मोलर मास कम है उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। टू गैसेस
हैव मोलर मैस 64 एंड 100। दो गैसेस हैं, एक 64 और 100। इफ वन हैज रेट ऑफ डिफ्यूजन 15, यानी 64 वाले का अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन 15 है तो दूसरी का क्या होगा? 64 वाले का है तो इस दूसरी का क्या होगा? तो अब ये जरा आप लोग देखें, एक बात तो हम लोग वो तय कर चुके हैं कि एक का 64 है, दूसरे का 100 है। आप लोग क्या करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, ये मोलर मैसेज है। अब इनका स्क्वायर रूट में ये बनेगा 8, ये बनेगा 10। अब ये जो 64 वाली है, ये आप लोगों के पास वो कह रहे हैं कि ये 8 है, ये 10 है, ये 15 होगी तो ये कितनी होगी? सॉरी, अब ये जो 10 वाली है, जाहिर है इसका आप लोगों के पास जो है वो ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है। कितना कम आएगा? कितना कम आएगा? आप 8/10 मल्टीप्लाइड बाई जो अननोन का है वो 15, उससे आप लोग आंसर निकाल लेंगे, 12 बनेगा। आंसर 12 बनेगा। इस तरह का ये एक ही क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन लेके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 8/10 इंटू 15, ये एक क्वेश्चन, इसको आप जरा प्रैक्टिस करें, मुश्किल नहीं है। फार्मूला लगा के भी आप लोग, फार्मूला लगा के भी बच्चों कर सकते हैं। C1 या R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1, ये भी लिखा सकते हैं। अब R1 जो है, R2 15 है, और कौन सा है जी? 64/100, और स्क्वायर रूट दूंगा, फिर इसको स्क्वायर रूट लेके 8/10 15 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर, ये बच्चों कोई मुश्किल फार्मूला लगा के कर सकते हैं। कर वैसे यहाँ पे देखें जी, आइडियल गैसेज वाला, मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट लेक्चर इस लिहाज से है कि इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे पास MCQs आएंगे। आपको पता है कि कोई गैस रियल गैस के तौर पर बिहेव कब करती है, तो एक ही बात आप लोग अगेन याद रखेंगे, वो बात ये याद रखेंगे कि जो गैस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करवाएगी ना, वो गैस को रियल गैस बना देगी। और ये है अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रियल गैस विल बिहेव आइडियल। आइडियल गैस जब फोर्स ऑफ वो फैक्टर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करे, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, दोनों गैस के मॉलिक्यूल को दूर दूर धकेलते हैं, तो ये वो फैक्टर है। ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आइडियल प्रेशर अगर ए और बी दोनों बहुत स्मॉल हो। एक बात याद रखिए, दो बातें हैं। आपके पास जो वैन डर वाल इक्वेशन है, उसमें ए और बी जीरो के जितने नजदीक होंगे वो इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन बनती जाएगी। लेट मी शो यू वंस। ये देखिए आप लोगों के पास, ये आपके पास इक्वेशन है P प्लस ए एन स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी। अब अगर पास ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, तो इस इक्वेशन में ए और बी जीरो हो गए, तो आप लोगों के पास क्या बना? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आप लोगों के पास ये बना, ए और बी जितने समान होंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप जो है ना, वो दिया गया है। याद रखें, ए और बी का समान होना गैस को आइडियल बिहेवियर के नजदीक लेके जाता है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, वो ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है ए और बी की वैल्यूज का, वो ये रिलेशनशिप है। फार्मूला है 8, मैं आपको फार्मूला जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये फार्मूला है
इस फार्मूले को अपने पल्ले बांध लें। क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है? ए की वैल्यू ज्यादा होगी क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप यहाँ पे वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब आइडियल और नॉन आइडियल की बात आएगी तो ए और बी की वैल्यू 0 के नजदीक होगी, गैस आइडियल होती जाएगी। जब बात हमारे पास आएगी क्रिटिकल टेम्परेचर की तो आप फिर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके हो गया। Which of the following statement is correct about plasma state? प्लाज्मा न्यूट्रल होता है, प्लाज्मा हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होता है, हर चीज में है, सूरज से लेके क्वार्क तक, सारे ये ठीक है। देखिए द फॉलोइंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू रियल गैसेस, ये वैंडर वाल इक्वेशन जो है रियल गैसेस पे अप्लाई होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जिस गैस को चेंज करना लिक्विड में जितना आसान हो। अब इनमें कौन सी गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर या लिक्विड में चेंज करना आसान होगा? तो ज़ाहिर इन सब में से पोलर गैस कौन सी है? आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क देखेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंट है वो है जी 1 का, और जबकि NH3 अमोनिया में 0.9 का डिफरेंस है। तो HCl को लिक्विड में चेंज करना आसान है, ये हमारे नॉलेज के मुताबिक है। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेन गैस, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी कम है तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। अंडर व्हाट कंडीशन गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है? जब टेम्परेचर लो हो, प्रेशर ज्यादा हो, गैस के मालिक्यूल नजदीक आते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। B is equal to 4 Vm. वैंडर वाल इक्वेशन वाज डिटरमाइंड फॉर रियल गैसेस अंडर नॉन आइडियल कंडीशन, ये ठीक है। विच आर द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर? सल्फर डाइऑक्साइड का साइज भी बड़ा है और ये पोलर गैस है, तो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा। जिसका साइज भी बड़ा हो, पोलैरिटी भी हो, पोलराइजेबिलिटी भी आ गई, पोलैरिटी भी आ गई। तो ये है जी इन द वैंडर वाल इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल गैस व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एट हाई डेंसिटी द इक्वेशन रिड्यूसेस टू आइडियल गैस। नहीं, डेंसिटीज का कोई जिक्र नहीं है। NH3 गैस इज लिक्विफाइड इजीली देन N2। देखिए ना, इसका लिक्विफाइड इजीली का मतलब क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या है? इसके ए की वैल्यू ज्यादा है, बी की वैल्यू कम है। फार्मूला जो बताया था उसके मुताबिक। ऐसा यूनिट, ये कांस्टेंट इनके यूनिट पता है। अंडर विच कंडीशन रियल गैस अप्रोच टू आइडियल बिहेवियर? जब टेम्परेचर कम हो, प्रेशर ज्यादा हो, सॉरी आइडियल बिहेवियर की बात है, जब प्रेशर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, वो कंडीशन पे गैस आइडियल हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप नहीं होगी। द गैस विच इज मोस्ट आइडियल, यानी किस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड का साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी, इसका SO3 का और बड़ा साइज है। कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो इसकी पोलैरिटी उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पोलर नहीं, वो डाइपोल मोमेंट 0 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको अबूबकर साहब बता चुके, 0.12 मेरे ख्याल में है, और इसकी 0 है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से 0 है। तो ये रिलेटिवली बात हो रही है ना। गैस एट व्हाट कंडीशन द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नॉट बी, ये क्या है, नेग्लिजिबल, यानी तो वो ज़ाहिर है ये पूछ ये रहे हैं कि कब गैस रियल बन जाएगी, रियल बिहेवियर की या नॉन आइडियल बिहेवियर के नजदीक कब होगी? ज्यादा प्रेशर, तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, आइडियल बिहेवियर के नजदीक कब होगी? लो सॉरी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, और नॉन आइडियल के क्या नजदीक होगी? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, जो मालिक्यूल को नजदीक करता है। A gas cannot be liquefied easily as van der Waals constant। जो गैस इजीली लिक्विफाइड ना हो सके उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा तो ए की वैल्यू कम होगी, बी की वैल्यू ज्यादा होगी। ढूंढ लें इसमें से। ये प्लाज्मा के बारे में क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। Which of the following gas can be liquefied by Lind's method more easily? हाइड्रोजन हीलियम हो ही नहीं सकते,
नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इनमें से अमोनिया ज्यादा पोलर है, ये आसानी से हो जाएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर इन सब पे डिपेंड करता है, साइज पे, शेप पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। विच आर द फॉलोइंग कैसे शो मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। वो जरा ग्राफ जेन में लेके आए जो आप लोगों ने किया है, उस ग्राफ में से भी क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, और ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा किसने डेविएट किया था? कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिस्कशन है, इसके रेलिवेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, जो हायर लेवल के क्वेश्चन है, वो आप लोगों को मैंने एक एक्सेल की फाइल भेजी है। उस एक्सेल की फाइल में वो हायर लेवल के क्वेश्चन है, वो आप लाजमी करें। जो मैंने कल पढ़ाया है उसके आंसर भी दिए हुए, की भी दी हुई है। बस एक दफा वो पढ़ लें, सिर्फ एक दफा, एक दफा उसको लाजमी पढ़ें।